Hello guys, this is the ninth session of electrostatics, the prolonged sessions that we had been conducting so far. This is the ninth session of electrostatics, and in this session we are going to study about what happens to a charge when it is kept in an external electric field. यानी अगर आप किसी चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस चार्ज के साथ क्या होगा, what kind of forces will act on that charge, how will that particular charge move. Other than this, we'll be talking about a newer concept, एक नई चीज के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, and that will be called as potential energy, and in this case it will be electric potential energy. उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे and we'll be talking about electric potential, not the energy, then electric potential, कि potential वाला concept क्या होता है, right? लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था हमने, एक बार रिवाइंड करा दूं मैं आपको. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम अलग अलग केसेस के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं. ये चीज हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, लेट्स स्टार्ट विद इट. द फर्स्ट टॉपिक इज motion of a charged particle in an external electric field. यानी कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो किस तरह से मूव करेगा. यहां पर ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट अ चार्ज्ड पार्टिकल एंड दिस इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये सिचुएशन यहां पर क्या होगी, लेट्स इमेजिन अ रीजन, दिस इज अ रीजन एंड इस रीजन में देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इस तरीके से ये इस पूरे रीजन में पड़ा हुआ है, इस तरह से पूरे रीजन में, and this is that particular charged particle which is, let's say, at rest, and the charge of this particle is given by q, and let's say it has a mass m. So m comma q कहने का मतलब क्या है, ये पार्टिकल जिसका चार्ज q है उसका मास m है, and this is kept in an electric field E. Now let us assume that the charge is positive, or let's say कि आपका Q जो है वो पॉजिटिव है. तो अगर आपका Q पॉजिटिव होगा तो उस पर्टिकुलर Q के ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसके ऊपर यहां पर इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स गिवन बाय Fe which is the electric force, and it will be the charge of the particle Q into the external electric field E. यहां इंडिविजुअल मतलब समझना, what is this? This is force on Q. ये क्या है? This is the charge Q and this is the external electric field. This is the external electric field और इसके ऊपर फोर्स लग गया Q into E. Now since the charge was positive, अगर आप इसी चीज को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे, यहां तो देखो मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रखा हुआ है, तो मैंने इसको स्केलर फॉर्मेट में लिखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा. लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहता तो मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखता, मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखता दैट F इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू द चार्ज Q इनटू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E. और यहां से आप वेक्टर फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. समझने की अगर कोशिश करोगे तो अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या होगा कि इफ दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा. बट इफ दिस टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, इसका मतलब इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा. तो इसमें दे विल हैव द सेम डायरेक्शन एंड इसमें दे आर गोइंग टू हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जैसे यहां पर द चार्ज वाज पॉजिटिव, the charge is positive, let's say Q is positive, so they have the same direction. So this is the force experienced by the charged particle, and because of this force, this particular charge will start accelerating, and the acceleration of the charged particle will be very easily given as acceleration is equal to QE, or let me say it to be the electric force upon the mass, which is nothing but QE upon m. आप इसको चाहो तो आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने वेक्टर ले दिया अपॉन m, और इस तरीके से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया. नाउ इफ यू हैव एन एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करना. इफ दिस एक्सेलरेशन टर्न्स आउट टू बी अ कांस्टेंट, अगर ये एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट निकल गया तो यहां पर
इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स वैलिड हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स will be valid. अब यहां पर equation of kinematics valid हो जाएगा. And there were 3 popular equation of kinematics. Ineffectively there are 5, but let's only talk about the 3 equations, and they are S is equal to ut plus half at square. The other is v is equal to u plus at, and the third is v square is equal to u square plus 2 a dot s. So ये 3 इक्वेशन यहां पर वैलिड हो जाएंगे. However, if acceleration is variable, तो अगर ये आपका acceleration variable निकल कर आएगा, then you will have to, you cannot apply kinematics का equation. Kinematics का equation is only valid when the acceleration is constant. But if the acceleration is variable, then you'll have to, you can write acceleration in 2 ways. You can either write acceleration as dv by dt, or you can write acceleration as v dv by dx. तो इस 2 फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट को लेकर स्टार्ट कर देना, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल, और उसको इस तरह से लिखने के बाद यू विल अल्टीमेटली डू इट्स इंटीग्रेशन अंडर अप्रोप्रिएट लिमिट. एक प्रॉपर लिमिट के अंदर आप जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपका चार्ज कितना डिस्प्लेस हुआ, उसकी कितनी वेलोसिटी हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये हुआ बेसिक इसके बारे में. अब इसको बेहतर समझने के लिए मैं एक सवाल लेने वाला हूं, बट बिफोर आई टेक दैट क्वेश्चन, व्हाट आई वांट इज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन व्हाट्स गिवन टू यू ऑन द बोर्ड. ऑल राइट, चलिए सवाल लेते हैं. तो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा हुआ है कि, एक सेकेंड ना, इसको रब करें जरा. there are 2 plates. इस तरह से आपका एक पॉजिटिव प्लेट है, a plate having positive charge, और इस तरह से आपका एक नेगेटिव प्लेट है, a plate having negative charge. इस तरह से इसका नेगेटिव चार्ज है, and the distance between the two is x. This is what they have given. यहां पर क्या होगा, और इन्होंने बता रखा है between the positive plate and the negative plate. अगर तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो आप बाकायदा इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बना सकते हो, एंड इन दिस केस द ELOF, द इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे बनेंगे. These are the electrostatic line of forces, ELOF, and this electrostatic line of forces will represent an electric field E which is given to you. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां इस पॉइंट पर एक चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है, यहां से इसको रिलीज किया. सो अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड E बिटवीन 2 प्लेट्स हैविंग डिस्टेंस x. तो हमें बोला गया है कि बताओ इसकी काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या होगी. तो मैं इसमें ये एनालिसिस के तौर पे करने वाला हूं, नॉट टेकिंग इट टू बी अ क्वेश्चन एज सच. मैं इसमें एनालिसिस करने वाला हूं. व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इज, यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर इट इज रिलीज्ड, यहां से इसको रिलीज किया गया. जब इसको यहां से रिलीज किया गया तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0. तो यहां पर जब पहुंचेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. मान लो ये हमसे सवाल पूछा गया है कि जब वो नेगेटिव प्लेट पर पहुंचने वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं. इन द फर्स्ट केस आई विल बी डूइंग इट बाय इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए मैं करूंगा. इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं इस्तेमाल करूंगा. हाँ, क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया हुआ है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है. सो इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं इस्तेमाल करूंगा. एंड इन द सेकंड केस आई विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन. तो वहां से भी हम समझने की कोशिश करेंगे एंड विल एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ था इस केस में. सो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए. अगर आप इस पार्टिकल को देखेंगे तो इस पार्टिकल पे
राइट में फोर्स लग रहा होगा QE और डिवाइड बाय मास कर दूंगा तो ये बन जाएगा इसका एक्सेलरेशन A, और इसको x डिस्टेंस चलना है और यहां पर इसकी वेलोसिटी मुझे बतानी है v, और यहां पर इसका वेलोसिटी था 0। तो बस आप सीधे तरीके से लिख दो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बट यहां पर टाइम का फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज मुझे x दे रखा हुआ, तो इसको रब करो। The better equation is going to be v square is equal to u square plus 2a dot s. V square is equal to u square plus 2a dot s. This is basically the v, and this will turn out to be the u, that is the initial velocity. Now displacement की अगर आप बात करेंगे तो displacement is the line joining the initial and the final point and having a direction from initial to final. Then this will turn out to be the displacement. एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही है। तो यहां पर जब आप लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट s, एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन, तो a डॉट s जो है सीधा as करके ओपन हो जाएगा और आपको v मिलेगा अंडर रूट 2as। अब इसकी वैल्यू डाल दो यहां पर, जब आप इसकी वैल्यू डालेंगे तो आपको दिखेगा दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्सेलरेशन हमने क्या निकाल रखा है QE अपॉन m into s, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x। so this is the velocity that we have got. Now this was using the equation of kinematics or equation of motion because the acceleration was constant. Now let us do the same question by the concept of energy conservation or work energy theorem. तो मैं इसको energy method से same question को करने जा रहा हूं। अब एनर्जी मेथड से सेम क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? एनर्जी मेथड दो तरीके से लगाया जा सकता है। यू कैन आइदर यूज वर्क एनर्जी थियरम और यू कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन। इन दो में से जो यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो, बट कंडीशन का ध्यान देना। वर्क एनर्जी थियरम जो होता है, एक बार रिमाइंड करा देता हूं, दिस इज always applicable, ये हमेशा applicable है चाहे कुछ भी हो जाए, it's always applicable, whereas this is only applicable when there is no dissipative force, यानी कि कोई non conservative force ना हो। तो आप यहां पर अगर देखेंगे तो इस केस में इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है which is QE, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिसिपेटिव नहीं होता, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोनों ही आप लगाओगे, दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन मैं करना चाहूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? आई विल राइट वर्क डन बाय all forces is equal to change in kinetic energy. Now that is the work energy theorem. When you look at this particular charge, the only force acting on this charge is the force towards right, and it is the electrostatic force given by QE. So yahan par sirf electrostatic force hai. So work done by the electrostatic force is equal to change in kinetic energy. That is what we have got. Work done by electrostatic force क्या होगा? वर्क डन कैसे लिखा जाता है? अब यहां पर और चीज, मतलब मैं थोड़ा मैकेनिक्स में जा रहा हूं। आई एम डेडिकेटिंग दिस टाइम टू मेक यू क्विकली रिवाइज द वर्क एनर्जी थ्योरम, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क पावर एनर्जी बहुत काम आने वाला है। तो वर्क डन जब निकाला जाता है तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट मैं यहां पर थोड़ा ब्रीफली पढ़ा रहा हूं। वर्क डन दो तरीके से निकाला जा सकता है। आप सीधा लिख सकते हो वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। ऐसा तब लिखते हैं जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, जब आपका फोर्स बदलता नहीं है। लेकिन जब आपका फोर्स बदलता है तो वर्क को एलिमेंटल फॉर्मेट में लिखते हैं dW इज इक्वल टू F डॉट DS, इस तरह से लिखते हैं और इसके बाद इसको अप्रोप्रिएट लिमिट में इंटीग्रेट कर देते हैं। हाउएवर अगर तुम यहां पर देखोगे तो इस केस में द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू इज कांस्टेंट, it is constant in terms of magnitude as well as direction. So what we are going to do is we will be using this particular formula. So अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिखूं, देन फोर्स का वैल्यू कितना है? Fe डॉट S। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो Fe मल्टीप्लाइड बाय S। Fe कितना अपने पास? QE मल्टीप्लाइड बाय S कितना अपने पास? X। सो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। v इनिशियल स्क्वायर 0 है, सो इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे दिखेगा QEX इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट
v स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके मुझे पता चला v इज इक्वल टू 2QE x अपॉन m का अंडर रूट। तो यहां से भी हमने अपनी वैल्यू निकाल ली एंड दैट टर्न्स आउट टू बी द सेम वैल्यू लाइक दिस। बट अप्रोच देखा, एक को हमने काइनेमैटिकल इक्वेशन के थ्रू किया एंड द अदर थिंग वी डिड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। यू कुड हैव आल्सो डन दैट बाय वर्क एनर्जी कंजर्वेशन बिकॉज देयर वाज नो डिसिपेटिव फोर्स इन्वॉल्व्ड। ये सॉल्व करने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें बता सकूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम मैकेनिक्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ टेक अ मोमेंट of pause and note down everything because मैं अब आपके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूंगा बट एक थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल में प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज, मैं लिखते भी जा रहा हूं, आप भी लिखते जाइए। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is created between two parallel charged plates as shown। तो अभी इसका डायग्राम भी बनाना होगा। An electron enters with speed u naught, find the angle of deviation, of the path of electron when it exits the electric field। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिट कर जाएगा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। द डायग्राम इज गिवन टू बी लाइक दिस। दिस इज वन ऑफ द प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट। दिस प्लेट इज सेट टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड and this plate is said to be negatively charged। तो ये negatively charged है। This is the central line, the symmetric line that they have given, and an electron is entering this particular plate। इन्होंने बोला है entering between the plates with u naught, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने यहां पर इस तरीके से, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर u नॉट से एंटर करने वाला है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो है डेविएट होगा, तो कितना डेविएट होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ डेविएशन। दे हैव गिवन अस दैट द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l, दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। व्हाट एल्स दे हैव गिवन अस, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने साथ ही साथ हमें ये दे रखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इनके बीच में, द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दे हैव गिवन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे हैव गिवन टू बी E। इन्होंने बता रखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हुआ है इट हैज अ वैल्यू E। तो मुझे E दे रखा हुआ है, L दे रखा हुआ है, U नॉट दे रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और इसके मास को आप मान लो m। तो अब एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में हमसे जानकारी ली गई है। चलो, नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज समथिंग I will leave up to you। So what you're supposed to do is you're supposed to pause the video, solve the question, do some scribbling, come out with some answer, doesn't matter whether it's correct or incorrect, and then come back to the video and we'll see how do we solve this। ठीक है, all right। तो मैं इस बात को assume करके चल रहा हूं कि आप जो है इसको solve कर चुके हैं and we'll see कि angle of deviation कितना निकल कर आएगा। तो पहले तो जानो कि path क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और जब भी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाता है, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और कोई चीज नेगेटिवली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। नाउ इस प्लेट में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो नीचे की तरफ है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है तो उस पर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इस पे जो है फोर्स लगेगा यहां पर इस डायरेक्शन में, इस तरह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इसका रास्ता कैसा तय होगा मैं तुम्हें बता देता हूं। डायग्राम को हल्का सा छोटा कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बस ऐसे, इट्स द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इसका जब आप पाथ देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि इसका पाथ ऐसा होगा, फोर्स ऊपर लग रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी हैविंग अ पाथ लाइक दिस, यहां पर जो है वो यहां तक फोर्स की इंफ्लुएंस में रहा और यहां एग्जिट कर गया, इस तरीके से ये एग्जिट कर गया, ऐसा एंटर किया, फोर्स ऊपर लगा, ऐसे गया और एग्जिट कर दिया। नाउ यू कैन इमेजिन दिस टू बी, इसको उल्टा घुमाओ और तुम्हें ऐसे लगेगा, इसको जब आप उल्टा घुमाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने ऐसे एक बॉल फेंका है। जब आप हॉरिजॉन्टली ऐसे एक बॉल फेंकते हैं तो बॉल ऐसे जाकर के गिरता है, ठीक है। यहां पर मान लो ग्रेविटी उल्टा हो चुकी है, ग्रेविटी अब ऊपर लग रही थी और ये आपका बॉल है, तो आप बॉल ऐसे फेंकोगे तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगा। सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पर हॉरिजॉन्टली किसी चीज को प्रोजेक्ट किया गया है। या तो आप इसको प्रोजेक्टाइल से सॉल्व कर सकते हो, वो मैं अभी नहीं बताने वाला बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई। मैं तो बड़ी आसानी तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बात कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये आप देख रहे हो, ये अब ऐसे जा रहा है, ये अब इस तरीके से जा रहा है, राइट? और जब इसको थ्रो किया गया था तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था, तो जब इसको थ्रो किया गया था तो ये था। सो दिस वाज इनिशियल डायरेक्शन, दिस इज इनिशियल डायरेक्शन, ये इनिशियल डायरेक्शन था इसका, एंड दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन एंड द फाइनल डायरेक्शन, एंड द एंगल बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन एंड द फाइनल डायरेक्शन इज दिस. So this will be called as angle of deviation and it will be represented by delta. तो मुझे अब जानना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो सकता है। अब मान लो कि इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी जो है आप उसको मान लो दैट द वेलोसिटी इज v, इस वेलोसिटी को v मान लेना। एंड अगर इस वेलोसिटी के अगर आप दो कंपोनेंट बनाओ तो दो कंपोनेंट कैसे बनाओगे? ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज x और ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन एज y. सो अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे देन यू कैन राइट इट एज tan of del is equal to opposite upon horizontal vx. Therefore I can write it as del is equal to tan inverse vy upon vx. तो हमें vy और vx की अगर वैल्यू मिल जाए then our problem is actually solved. So we need to understand कि vy और vx क्या होगा. So now we'll have to break this motion into two parts, x axis motion and y axis motion, because this is a 2D motion. Y axis में भी motion चल रहा है, x axis में भी motion चल रहा है. So I'm breaking this motion into two parts. एक motion जो x axis में हुआ और दूसरा motion जो y axis में हुआ. दोनों को solve करते हैं. अगर x एक्सिस में मोशन को देखोगे तो ये आपका पार्टिकल था, ये आपका पार्टिकल था जो कि यहां पर u0 से जा रहा था, और x एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहां पर ये v एक्सिस से जा रहा है, u0 से जा रहा था अब v एक्सिस से जा रहा है, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? ये करीबन x नहीं सॉरी ये l डिस्टेंस है. सो दिस इज l डिस्टेंस, और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली x एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है? अगर आप देखेंगे तो फोर्स सिर्फ y एक्सिस में लग रहा है, एंड दिस फोर्स इज कांस्टेंट. सो इन दैट केस x एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, तो यहां पर एक्सेलरेशन इन द x एक्सिस टर्न्स आउट टू बी 0. और अगर x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी नहीं बदली होगी, तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं दैट द फाइनल वेलोसिटी इन द x एक्सिस इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी. तो ये मैंने लिख दिया. अब मुझे vy निकालना है. vy देखते हैं. इनिशियली अगर आप देखोगे तो y एक्सिस में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है. 0 है ना, यहां पर कितना है? 0 है. फाइनली l डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी y एक्सिस में वेलोसिटीज vy इस तरह से दे रखा हुआ है, और इसका y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है?
इसका, और ऐसे मत बोलो, आई नॉट मेड द डायग्राम इनकरेक्टली. सो वाई सिर्फ वाई एक्सिस ना, एक्स एक्सिस ऐसे मूवमेंट था तो वाई एक्सिस ऐसे दिखाना चाहिए था ना, सो आई मेड दैट मिस्टेक. सो यहां पर इनिशियली इसकी वाई एक्सिस में वेलोसिटी वाज 0 एंड फाइनली इसकी वाई एक्सिस में वेलोसिटी इज vy, और उसने वाई एक्सिस में कोई डिस्टेंस चला होगा. तो वाई एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे तो फोर्स अगर ऊपर की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की डायरेक्शन में, एंड दैट एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी द फोर्स upon the mass, and the force is E, charge into electric field upon the mass. If you want to write down this value of force, then you can write down this value of force as electric force is equal to charge into, and charge in this case is electron E. यहां पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन दिखा चुका हूं, into the external electric field E. तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया. Now we'll be using the formula which is called as v square is equal to u square plus 2as. Now or we can also write it as v is equal to vy is equal to uy plus ay into t. vy is equal to uy plus ay into t. यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं. तो ये मुझे टाइम पता होना चाहिए. इनिशियली दिस वाज 0 so this is gone. So मुझे vy यहां से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ay which is e अपॉन m इंटू टाइम t. अच्छा, ये टाइम t कैसे निकालोगे? टाइम t कैसे आता है? किसी भी काइनेमैटिकल एक्सप्रेशन में या प्रॉब्लम में टाइम इज गिवन बाय द एक्सिस जहां पर मोशन रेस्ट्रिक्ट होता है. तुम अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर मोशन रेस्ट्रिक्ट कब हुआ है? एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस में एल लेंथ कवर करने के बाद पार्टिकल बाहर आ गया, यानी एक्स एक्सिस में एल का 2l होता तो टाइम बढ़ जाता. लेकिन यहां पर ड्रिवन कौन कर रहा है? द ड्रिवन टाइम को कौन डिराइव करेगा? मोशन को स्टार्ट और एंड कौन करने वाला है? इट्स दी एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में एल डिस्टेंस के बाद ये अपने आप बाहर आ चुका है. तो टाइम मुझे एक्स एक्सिस से पता चलेगा. कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, देखो u नॉट से लगातार चल रहा है. अगर u नॉट से लगातार l डिस्टेंस चलेगा तो टाइम कितना लगा इसको यहां पहुंचने में? दैट इज l अपॉन u नॉट. दिस इज द टाइम. और इस टाइम को उठा करके यहां डाल दो तो आपको पता चल जाएगा vy इज इक्वल टू e अपॉन m इंटू टाइम हो जाएगा आपका l अपॉन u नॉट. तो ये आपको आ गया vy का वैल्यू. अब ये दोनों वैल्यू को vx और vy को जाकर के वहां इनपुट कर दो. we end up getting tan inverse of vy which is EEL upon mu naught, EEL upon mu naught upon vx is u naught. So this turns out to be tan inverse EEL upon mu naught का square. This is nothing but the value of del, and we end up getting the solution to our problem. तो इस तरीके से हमने बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन, वो प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी होता है, इस प्रोजेक्टाइल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. अब तुम सोच सकते हो कि सर आपने तो यहां पर ग्रेविटी लगाया नहीं. मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, मैंने ग्रेविटी नहीं लगाया. लेकिन आप अगर ध्यान दो, देन इट्स एन इलेक्ट्रॉन. Why would I apply gravity on an electron? Electron is so light that the gravitational force acting on electron will be considered to be negligible at this point of time. तो उसको मैं negligible मान करके आगे बढ़ सकता हूं. So I'm trying to avoid that. और एक और तरीका है जिस वजह से आप इसमें ग्रेविटी अवॉइड कर सकते हो. इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली चीज मेंशन्ड हो जाए, निग्लेक्ट ग्रेविटी. सो मैं कहूंगा ज्यादा बेहतर तरीके से सवाल तब प्रेजेंट किया जा सकता था जब सवाल में लिखा होता निग्लेक्ट ग्रेविटी. अदरवाइज हमें ग्रेविटी कंसिडर करना पड़ता. लेकिन ठीक है, इलेक्ट्रॉन है करके मैंने ग्रेविटी कंसिडर नहीं किया. ठीक है, सो प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आप नोट करिए. असाइनमेंट में इसके क्वेश्चंस डाल दूंगा. एंड now we'll be moving on to the next topic which is called as electrostatic potential energy. Well, now let us start with the next topic which is called as electrostatic potential energy. Now potential energy is something that you already know. Potential energy is energy of any particle or an object because of its position, not because of its motion. Motion के वजह से kinetic energy होता है. And when I say electrostatic potential energy, then the energy of a particle because of its position in a given electric field, एक given electric field में किसी position पर अगर वो मौजूद है जिस कारणवश उसकी अपनी energy आई है, that is called as electrostatic potential energy. Potential energy because of it being present in an external electric field.
यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डीरूट करना चाहूंगा एंड आई वुड वांट यू टू कम टू अ कॉन्सेप्ट विच इज फ्रॉम द चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। और वर्क पावर एनर्जी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वर्क पावर एनर्जी बोलता है वर्क डन बाय, और वर्क पावर एनर्जी हैज दिस रिलेशन, change in potential energy in taking a particle from A to B is equal to work done by conservative force in taking the particle from A to B। इस टर्म को यहां पर मैं लिखकर फिर से समझा भी देता हूं। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है चेंज इन potential energy in taking a particle from A to B। आप A पॉइंट से B पॉइंट पर अगर एक पार्टिकल को लेकर गए तो उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखा जाएगा, और ये बराबर होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं इसका एक काम कर रहा हूं, मैं इसको है ना सीधा लिख दे रहा हूं, WC कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम A to B इज इक्वल टू ध्यान से नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम A to B। सो नेगेटिव यहां पर आएगा, ध्यान देना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in taking the particle from A to B। इस चीज को ध्यान रखना, ये एक ब्रह्मास्त्र इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इज टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है। तो मैं यहां पर इसी चीज को यूज करने वाला हूं एंड आई एम गोइंग टू राइट इट एज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम A to B will be written as negative of work done by electrostatic force in taking the particle from A to B। इस तरीके से दिया गया होगा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, आई विल कंसिडर A टू बी इंफिनिटी, यानी कि मैं इंफिनिटी से पार्टिकल को लेकर आने वाला हूं, एंड आई विल कंसिडर B टू बी द गिवन पोजीशन। मैं B को अपना गिवन पोजीशन लूंगा। कौन सा गिवन पोजीशन? गिवन पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। जहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को मैंने B मान लिया और A को मैंने मान लिया इंफिनिटी। A को मैंने माना इंफिनिटी, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हाँ चलो ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A टू B, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल क्या? A से B ना, तो B फाइनल पोजीशन है, A इनिशियल पोजीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट A is equal to negative of work done by electrostatic force in taking the particle from A to B, and in this case from infinity to a given position। तो ये फंडामेंटल सेट कर रहा हूं मैं, ये फंडामेंटल अपने क्लियर कर लो। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा। B यहां पर क्या है? B आपका गिवन पोजीशन है, B आपका गिवन पोजीशन है, और आपका A क्या हो जाएगा? A आपका इंफिनिटी हो जाएगा। मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं दैट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी होता है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। दो चीजें जब अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है तब पोटेंशियल एनर्जी होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग अ बॉडी।
electrostatic potential energy. It exists because one charge is either attracting the other charge or repelling the other charge. However, अगर दो चीज को आप infinitely दूर लेके चले जाओगे तो कूलम्स लॉ में न्यू डिनोमिनेटर में वो r स्क्वायर आता है. जब r इंफिनिटी हो गया तो कूलम्बिक फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा. जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ही नहीं रहेगा उनके बीच में क्योंकि वो इनफाइनाइटली दूर है, then in that case the potential energy at infinity will be given to be zero, and that is how we are going to solve this question. This is the fundamental that we are using to figure out the potential energy of charges, potential energy, electrostatic potential energy. ठीक है, अब इसको आप नोट करो और इसको नोट करने के बाद जो है हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ऑफ टू चार्ज सिस्टम. ठीक है, तो इसको मैं अभी रब कर दे रहा हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर आई एम गोइंग टू सॉल्व एंड फिगर आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस. दो चार्जेस का मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूं. कैपिटल Q एंड स्मॉल q, they are separated by r distance. एक दूसरे से r डिस्टेंस से ये दोनों सेपरेटेड है और मुझे इनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो समझना. मैं यहां पर एक काम करूंगा. ये मेरा जो है चार्ज है, दैट इज कैपिटल Q, और ये जो है मेरा चार्ज यहां कहीं पर इंफिनिटी पे स्मॉल चार्ज है Q. कैपिटल Q को मैंने फिक्स्ड कर दूंगा मैं, और इस स्मॉल चार्ज को इंफिनिटी से मुझे इस डायरेक्शन में लेकर आना है. इंफिनिटी से कहां पर लेकर आना है? r डिस्टेंस दूर. मुझे इस पॉइंट पर इसको लेकर के आना है. इंफिनिटी से मुझे इस पॉइंट पे इसको लेकर आना है, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट वेरी स्लोली. तो इंफिनिटी से मुझे इसको गिवन पोजीशन, ये मेरा गिवन पोजीशन है, यहां पर लाना है. Now change in potential energy will be written as negative of the work done by the electrostatic force. So electrostatic force का negative of the work होने वाला है. तो यहां पर अगर आप देखेंगे electrostatic force, तो यहां पर electrostatic force variable है. कैसे? देखो, ये मेरा initial position है, this is my initial position and this is my final position. यानी कि कभी ना कभी जो है मैं एक जनरलाइज्ड तरीके से लिखूं तो ये मेरा चार्ज Q हो जाएगा, और इससे एक जनरल r डिस्टेंस पर अगर मैं इस पॉइंट पे अपने चार्ज स्मॉल q को कंसीडर करूं तो इस केस में इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा वो समझना. इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ये कैपिटल Q चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा? तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा यहां पर, एंड दैट वैल्यू विल बी K Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज r स्क्वायर. तो ये इस पे फोर्स लग रहा होगा, और इसको ट्रैवल किधर करना है? इस चार्ज को ट्रैवल जो है इस डायरेक्शन में करना है, राइट? अब अगर आप इस फोर्स को देखें तो ये फोर्स वेरिएबल है. दिस फोर्स इज वेरिएबल बिकॉज दिस r वैल्यू इज वेरिएबल. ये r वैल्यू वेरिएबल, इस वजह से फोर्स वेरिएबल है. और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं. ऑलराइट, मैंने यहां पर पहले से आपको बता दिया था कि अगर आपका फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन F, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इंटीग्रेशन Fe डॉट ds. इसको आपको प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन कर. Well, in the last part we studied about the electrostatic potential energy for a two-point charge system, and how does that look like? Let's say this is charge Q1, this is charge Q2, and they are separated by distance small r. Then the system having two-point charges, the potential energy of this system will be written as U1, 2, or I should only write it as U, and it will be written as K Q1 Q2 upon R. If both are positive, potential energy is positive. If both are negative, potential energy is negative.
if one of the charge is positive and the other is negative, potential energy turns out to be negative again. यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मैं और बता देता हूं. लेट्स से इफ व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, है ना, यहां मैंने Q1 रखा और ये मैं Q2 रख रहा हूं. In the first case when both are positive, in the second case when both are negative, in the third case when one is positive the other is negative. When both are positive, आप इन पे forces देखना. The forces are attractive in nature. Let's say forces are repulsive in nature. ये positive एक दूसरे को धक्का मारेंगे, then the forces are repulsive. Forces repulsive है, और potential energy का अगर आप यूनिट आप देखेंगे साइन, तो वो turns out to be positive. When both are negative, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अगेन दी फोर्सेस विल बी रिपल्सिव. सो ये आपका फोर्स रिपल्सिव है और ये भी इसको धक्का मार रहा है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी का साइन टर्न्स आउट टू बी अगेन पॉजिटिव, बिकॉज माइनस इनटू माइनस. व्हेन वन ऑफ देम इज नेगेटिव, when one of them is, let's say, positive, the other is negative, now the forces are going to be attractive because positive and negative are going to attract each other. Then in that case, if one is positive, the other is negative, then the potential energy turned out to be negative. यानी कि अगर आपके सिस्टम में रिपल्शन का केस है, तो रिपल्शन के केस में the potential energy is positive, and in the case of attraction the potential energy is negative. ये आप एक लर्निंग यहां से ड्रॉ कर सकते हो. Now this was about two charge system or 2 point charge system. Let us study further about a case जिसमें we need to calculate potential energy for a system having more than 2 point charges. तो अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस से ज्यादा चार्जेस है, तो उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? नाउ इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं. द फर्स्ट वे टू राइट दिस इज, आपका जो पहला तरीका होता है उसमें यह होता है कि एग्रीगेशन मेथड. एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा करना. एग्रीगेशन मेथड, अब इकट्ठा लिखना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, मैंने लिख दिया. एंड द सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज NC2 मेथड. अब NC2 क्या होता है? जिन्होंने मैथ पढ़ रखी है उनको बहुत अच्छे से पता होगा. NC2 का मतलब होता है सिलेक्टिंग 2 क्वांटिटीज आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज. दैट इज कॉल्ड एज NC2. किसी भी n चीजों में से आप 2 चीजों को कैसे सिलेक्ट करेंगे. तो ये 2 मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं. अब मैं लेफ्ट वाला पार्ट इसको रब कर रहा हूं, सो पॉज करके इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं पहले एग्रीगेशन मेथड समझाने जा रहा हूं. ठीक है, सो पॉज इट, नोट करो. ठीक है, आगे बढ़ते. नाउ एग्रीगेशन मेथड की जब हम बात करेंगे, एग्रीगेशन मेथड की हम बात करेंगे, द वर्ड सेज इकट्ठा करना. इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है कि लेट्स से हम जो बात कर रहे हैं इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से 3 पॉइंट चार्जेस. हम 3 पॉइंट चार्जेस की बात करने वाले हैं यहां पर, है ना. 3 लेते हैं, अगर 3 के लिए लिखना आ जाएगा तो 4 5 6 सबके लिए लिखना आ जाएगा. मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि मुझे सिस्टम दे रखा हुआ है, मुझे बता रखा हुआ है कि आपका ये चार्ज Q1 है, मुझे बता रखा है कि ये चार्ज आपका Q2 है, और मुझे बता रखा है कि ये चार्ज आपका Q3 है. इसके बीच में डिस्टेंस है A, इसके बीच में डिस्टेंस है B, और इसके बीच में डिस्टेंस है C. ये मुझे बता रखा हुआ है. बोला है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ कि पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. तो एग्रीगेशन मेथड में क्या करना होता है? एग्रीगेशन मेथड में इन सब चार्जेस को उठाकर लेके चले जाओ इंफिनिटी पे. तो ये मैंने Q1 रख दिया, ये Q2 रख दिया, ये Q3 पे रख दिया. इन सब को ले जाकर के रख दो इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे इकट्ठा कर दो, और फिर इनकी पोजीशन को मार्क करो. चार्जेस इंफिनिटी पर है, इनकी पोजीशन मार्क करो. ये फर्स्ट वाले की पोजीशन थी, ये फर्स्ट वाले की पोजीशन थी, ये सेकंड वाले की पोजीशन थी, ये थर्ड वाले की पोजीशन थी. अब इंफिनिटी से एक एक करके चार्ज को लेकर आओ. जब आप Q1 चार्ज को यहां लेकर आएंगे, तो लेट्स से Q1 पकड़ो, Q1 को उठाकर ला रहे हो, क्या यहां से कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन है? द आंसर इज नो. कि यहां कोई चार्ज है? द आंसर इज नो. खाली है ना. तो Q1 को यहां लेकर आओगे तो क्या कुछ काम करना पड़ा?
The answer is no, बिना काम किए, क्योंकि ना इसने अट्रैक्शन दिया Q1 को, ये Q1 उठा करके मैं यहां लेकर आ रहा हूं, ना इसने अट्रैक्शन शो किया, ना रिपल्शन शो किया, क्योंकि यहां चार्ज ही नहीं था। तो Q1 मैंने बड़ी आसानी से लाके रख दिया यहां पर, और इस Q1 को लाने के लिए द वर्क डन और द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वाज 0, जरूरत नहीं पड़ी। तो Q1 हम लेकर आ गए, तो अब आप Q1 को गायब कर दो। अब Q2 लेकर आते हैं, मैं मान के चल रहा हूं सब पॉजिटिव है। सो Q2 जब मैं उठाकर लाता हूं इधर, तो देखो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q1 ये Q2 उठाकर ला रहा हूं, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, यानी कि रिपेल करेगा, तो मैं जब यहां पर ला रहा हूं तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो जब मैंने Q2 यहां पर लाके रखा तो मुझे काम करना पड़ा, और काम करने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बदल गई? द पोटेंशियल एनर्जी टर्न्ड आउट टू बी K Q1 Q2 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस A, इतना मुझे काम करना पड़ गया। ये सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट में चलो 2 लेकर आ गए हम लोग, अब जो है थर्ड को लेकर आओ। जब आप थर्ड को लेकर आओगे, ऐसे थर्ड को लेकर आ रहे हो, थर्ड को लेकर आओ, तो Q1 भी रिपल्शन ऑफर कर रहा है, Q2 भी रिपल्शन ऑफर कर रहा है। Q1 रिपल्शन ऑफर कर रहा है, तो Q1 थर्ड को लेकर आके आपने यहां पर रख दिया, तो जो Q1 का रिपल्शन था, तो उसके वजह से कंट्रीब्यूशन आ गया आपका K Q1 Q3 अपॉन C प्लस, ये भी तो रिपल्शन ऑफर कर रहा था जब इसको लेकर के आया, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया यहां पर K Q1 नहीं Q2 Q3, सो Q2 Q3 अपॉन B। तो जब Q1 को लेकर आया कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जब Q2 को लेकर आया Q1 की प्रेजेंस में इतनी मेहनत करनी पड़ी, जब Q3 को लेकर आया Q1 और Q2 की प्रेजेंस में तो इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितनी मेहनत लगी, इस पूरे सिस्टम को बनाने में इतना एफर्ट लगा, तो इस पूरे सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? द एनर्जी ऑफ द सिस्टम comprising of charges Q1 Q2 Q3 is going to be K Q1 Q2 upon A plus K Q2 Q3 upon B plus K Q3 Q1 upon C। तो ये हो गया the energy of our system comprising of 3 point charges, and the method that we have used is called as the aggregation method। अब हम देखने जाएंगे NC2 मेथड कि NC2 मेथड से हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहां देखते हैं NC2 मेथड, NC2 मेथड कैसे यूज करेंगे। सो ये मेरा एग्रीगेशन मेथड था, तो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं मेरा NC2 मेथड। NC2 मेथड का मतलब क्या होता है कि n चीजों में से किसी भी दो को सिलेक्ट करो। तो यहां पर आपके चार्जेस रखे गए हैं Q1 Q2 Q3, ये 3 पॉइंट चार्जेस हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो किसी NC2 यहां पर कितने पॉइंट चार्जेस है? 1 2 3, तो यहां पर 3C2 निकालोगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाती है। सो इसकी वैल्यू 3 आ जाती है, मतलब मेरे टर्म्स, मेरे पोटेंशियल एनर्जी में 3 टर्म्स होंगे, मुझे 3 पेयर्स बनाने हैं। कैसे कैसे मैं पेयर्स बनाऊंगा देखना। ये हो गया मेरा पहला पेयर, इसके लिए लिखो, इस पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 अपॉन A प्लस, अब दूसरा पेयर बनाओ, ये बन गया मेरा दूसरा पेयर, तो इसके लिए जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो लिखोगे K Q2 Q3 अपॉन B प्लस, अब तीसरा पेयर बनाओ, जब तीसरा पेयर बनाओगे तो ये बन जाएगा मेरा तीसरा पेयर, सो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपका K Q3 Q1 अपॉन C। इस तरीके से आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को बड़े ही आसानी से लिख दिया। 3C2, 3 में से 2 चूज करना, 3 में से 2 करके चूज किया तो 3 टर्म आने चाहिए थे, 1 2 3 टर्म्स आ गए। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो कंसेप्चुअली ये बड़ा जो है सेंसिबल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आसान ये है। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पॉइंट चार्जेस दे रखे हुए हैं, सिस्टम की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है तो हमेशा इस मेथड को प्रेफर करना। इसे प्लीज नोट कर लो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेल यस, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड the ways in which we can find out the electrostatic potential energy of a system of charges having more than 2 point charge, it can be 3 4 5 and subsequently, and there are 2 methods of it. The first was the aggregation method, the second was the NC2 method. NC2 method is the best of all, हमेशा वही यूज करना है।
With this, now I'm going to put up some questions in front of you, और आपको उन questions को solve करना है, so that whatever we have learned is, gets fixed. Whatever we have learned gets firm. So this is the question that I'm putting in front of you. What is the work done? Let's write down the question. What is the work done by the electric field or electrostatic field to put all four charges together as shown in figure? As shown in figure, and the figure that is given to us is this. It's a square of side A, and the charges are minus Q plus Q minus Q plus Q. So this is the setup. तो ये setup, the question that says कि इस तरह से इन 4 पॉइंट्स पर ये 4 चार्जेस रखने के वक्त जो है कितना वर्क डन लगा होगा, किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया होगा फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप. कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो पॉज करो, जो पिछले कुछ देर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करो और इसको सॉल्व करो. सो पॉज, लेट्स गेट बैक. इसका सोल्यूशन कैसा होगा? सी व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे हैव सेड इज वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो यानी कि दे आर आस्किंग अस टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड ये हमें निकालना है. वी नो कि वर्क पर एनर्जी के हिसाब से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये हमें पता होता है. नाउ हुआ कैसे रहा होगा, इस सिस्टम को बनाया कैसे गया होगा? इस सिस्टम को सारे चार्जेस को उठाकर इंफिनिटी पे फेंक दो और सबको एक एक करके वापस ले आओ. सो बेसिकली हुआ क्या रहेगा कि इंफिनिटी से गिवन पोजीशन पे लाया होगा, राइट? गिवन पोजीशन पे लाया होगा. सो यहां से द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पोजीशन सो दैट वी आर एबल टू फॉर्म द सिस्टम. सो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी से गिवन पोजीशन पर, which is nothing but negative u of the given position, जिसको मैं ur बोल देता हूं, minus u infinity, and u infinity is 0. So this is going to be minus of u of this system, u of the system. तो अभी मुझे potential energy of the system लिखना है. अभी अगर मैं potential energy of the system लिखूंगा, then in that case I'm going to use the NC2 method. So NC2 मेथड के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो मैं दो चार्जेस कंसीडर करूंगा. तो मैं पहले ये चार्ज कंसीडर करूंगा, इन दोनों को, इन दोनों के हिसाब से एक काम करते हैं, वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम को मैं यही लिख रहा हूं ताकि लिखने में आसानी हो. इन दोनों को मैंने ले लिया. सो के चार्ज को साइन के साथ लेना, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका ए, प्लस अब जो है ये दोनों ले लो, ये दोनों लोगे, देन यू हैव के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन ए, प्लस अब ले लो आप ये दोनों लोगे तो के माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन ए, प्लस अब ले लो आप इन दोनों को लोगे तो कैसे लिखोगे? के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन ए, प्लस अभी आपने NC2 दो के पेयर बनाने हैं. अगर आप यहां पर देखेंगे तो 4 चार्जेस हैं. सो यहां पर इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू विल राइट इट डाउन एज 4C2, और 4C2 6 आता है. तो अभी तो हमारे 4 ही बने हैं, तो बाकी 2 कौन सा होगा ध्यान देना. ये एक पेयर बनना बाकी था, तो इसका लिख दो. इसका हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन ये ए है तो ये √2a हो गया, प्लस ये पेयर बना लो. सो दिस इज गोइंग टू बी के प्लस क्यू अपॉन √2a. अब इन सब में कुछ टर्म्स कॉमन निकालो एंड यू एंड अप गेटिंग योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टर्न्स आउट टू बी, ये दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं. तो मैंने लिखा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 बार आ गया, प्लस
के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, यानी कि माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, और ऐसे टर्म कितने बार आ रहे हैं, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी 4 बार ऐसे टर्म आ गए। तो इसमें जो है मैंने के क्यू स्क्वायर अपॉन ए को कॉमन निकाला, और यहां से मेरे पास बचा √2 minus 4. This is what I've got. This is the potential energy of the system. तो मुझे तो निकालना है work done by electric field which is going to be negative of the potential energy of the system. ध्यान देना, you need to be careful about the negative sign. So we get the work done by electrostatic field is equal to negative of the work done, negative of the potential energy of system. तो इस sign को flip कर दो. So we have kq square upon a bracket में 4 minus √2a. This is the amount of work done by the electrostatic force in making this system. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है बट बहुत लर्निंग देकर जाता है, तो इसको ध्यान से नोट करो। अगले सवाल पे चलते हैं अभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ। Now we are going to solve a very interesting question. इस क्वेश्चन में वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। हमेशा ध्यान रखना, वर्क पावर एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैंड इन हैंड चलेंगे ऑल द टाइम, राइट। ये क्वेश्चन का डायग्राम तो मैंने बना रखा हुआ है, बट मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, तुम लिख लो और रीडिंग के साथ साथ इस एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेना। एंड व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, टू फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस of magnitude 5 into 10 to the power minus 5 coulomb are located at A and B. Two fixed positive charges, they are fixed. They have a magnitude of 5 into 10 to the power minus 5 and they are located at A and B. The distance between A and B is 6 meter. So the distance between A and B is 6 meter, 3 meter and 3 meter. An equal and opposite charge moves towards them along the line COD. An equal and opposite charge, magnitude में it is equal, but opposite sign में is moving towards them, इनके पास जा रहा है, but along the line COD, where O is the origin, so along the line COD जा रहा है. Now, full stop. The moving charge when reaches point C at a distance 4 centimeter from O, जब ये point C पर रहता है at a distance 4 meter from O, then it has a kinetic energy of 4 joules. यानी कि when minus Q is at C, it has kinetic energy of 4 joules. That is given to us. Full stop. Now the question says, calculate the distance of the farthest point D which the negative charge will reach. यानी कि यहां से ये ट्रैवल करके यहां जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू करेगा, तो D कितना ज्यादा दूर जा सकता है? What is the farthest point D जहां पर वो पहुंच सकता है from point O? That is the question. अब इसको हम मान लेंगे x. फारदेस्ट पॉइंट मतलब यहां जाकर के रुकेगा, क्योंकि अगर रुकेगा नहीं तो चलता जाएगा, तो वहां जाकर वो रुका और वो डिस्टेंस को हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ये जो मैंने क्वेश्चन बोला तो उसे लिख भी लो और इस एक्सप्लेनेशन को, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को समझ के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। गेट बैक। नाउ हुआ क्या रहा होगा कि जब C पर था वो, तो यहां पर जो है किसी ना किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, यानी कि जब तक राइट हैंड साइड रीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, तो देखो ये फोर्सेस वेलोसिटी को सपोर्ट करेंगे तो एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। जैसे इस रीजन में आएगा, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर है। नाउ फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट है तो डिसेलरेट करेगा, तो यहां से यहां स्पीड बढ़ी, यहां मैक्सिमम हुआ और यहां से डिसेलरेट होकर के फाइनली डी पर आकर के वो रुक गया। दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस, और पूछा गया है कि ये डिस्टेंस यानी x की वैल्यू कितनी होगी।
The concept that you need to apply to solve this question is very simple. That concept is conservation of मैकेनिकल एनर्जी. एकदम सिंपल तरीके से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है. नाउ व्हेन कैन यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? You can apply conservation of mechanical energy only if there is no dissipative force in the system. Now dissipative force कैसे होते हैं? वो forces जो एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दे, यानी कि फ्रिक्शन, राइट? बट यहां पर तो कोई डिसिपेटिव फोर्स है ही नहीं. यहां फोर्सेस क्या है? देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन डिसिपेटिव फोर्स. इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कंजर्व रहेगा, एंड हेंस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कौन से पॉइंट में अप्लाई करेंगे? कोई भी दो पॉइंट में अप्लाई किया जाता है. एक जगह पे लिखेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फॉर दिस पॉइंट एंड फॉर दैट पॉइंट. तो दो पॉइंट चूज कर लो. अब मैं वो दो पॉइंट कौन से चूज करूंगा? एक वो पॉइंट जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो, दूसरा वो पॉइंट जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी हो. तो मैं वो दो पॉइंट ये चूज करने वाला हूं. इसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन है और इसकी इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है. तो मैं लिखूंगा दैट मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट डी. मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी. ये हमें बोला गया है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट सी कैसे लिखेंगे? तो मैं सी और डी का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बना दे रहा हूं, फॉर विच मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रब करता हूं. ये हटाया हमने. सी वाला सिचुएशन कैसा दिखेगा? अगर आप सी वाला सिचुएशन देखेंगे तो जब मैं सी के बारे में लिख रहा हूं तो उस केस में ये रहा आपका चार्ज प्लस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ये तीन, ये चार, और ये आपका माइनस क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट आपका सी है. सो इन दिस केस, और ये यहां पर ट्रैवल कर रहा है विथ 4 जूल्स काइनेटिक एनर्जी. सो अगर पोटेंशियल एनर्जी दिखोगे तो कैसे दिखोगे? के पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे. माइनस प्लस है तो इस वजह से आपका जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव आएगा. सो इट्स गोइंग टू बी के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस 5 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 5. सो इट्स गोइंग टू बी 5, और ऐसा दो बार होगा, एक इस पैर से और एक इस पैर से. सो इट्स गोइंग टू बी ट्वाइस. Now we need to write the potential energy of the system. Yes, we need to write the potential energy of the system. तो इसमें पैर तो तीन बन जाएंगे, this pair and this pair. तो यहां पर तो दो की वजह से हमने लिख लिया, प्लस एक और लिखेंगे हम लोग k प्लस q अपॉन 6. ये पैर भी हमने लिखा. Now that was the potential energy because of C. Now put kinetic energy at C, वो डायरेक्टली दे रखा हुआ है 4 जूल्स, तो मैंने लिख दिया 4 इज इक्वल टू. अब डी वाला कॉन्फ़िगरेशन समझना. डी वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ रहेगा कि यही जो है यहां कहीं पहुंच चुका है और यहां रेस्ट पर है, तो ये मैंने x मान लिया है. तो ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये पैर और ये पैर, सो इट्स गोइंग टू बी k प्लस q, इसका माइनस q अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और ऐसा दो बार होगा क्योंकि ये पैर बनेगा और ये पैर बनेगा और ये पैर फिर से बनेगा, थर्ड पैर. सो इट्स गोइंग टू बी k प्लस q अपॉन 6. तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया. प्लस द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज यहां पर आकर ये रेस्ट पर आ चुका है. एंड दैट्स हाउ वी हैव रिटन द इक्वेशन. पोटेंशियल एनर्जी तीन टर्म्स आए, दो बार ये टर्म आया, एक बार ये टर्म आया. दो बार ये टर्म क्यों आया? बिकॉज ऑफ दीज टू, एक बार, दीज टू दोबारा, और इन दोनों की वजह से तीन टर्म्स आ गए. काइनेटिक एनर्जी 4 जूल दे रखा हुआ है प्लस. सो दिस, ध्यान से, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी यहां पर. अब जब डी पर पहुंचे, सो अगेन एक टर्म ये दो बार आ गया, साइन प्रॉपर रखा, प्लस इसके वजह से फिर से आ गया और काइनेटिक एनर्जी वाज 0. तुम अगर देखोगे तो ये वाला टर्म कट जा रहा है, तो ये टर्म को अगर नहीं भी लिखते तो चल जाता. अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड द मोमेंट यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल एंड अप गेटिंग द आंसर. तो ये लेफ्ट वाला पार्ट में रब कर रहा हूं, तो इसको कॉपी कर लो. Okay, so let's try solving this particular part with bare minimum calculation and as much as we can. So यहां पर आगे बढ़ जाते हैं. What do we have? We have
4 इज इक्वल टू, यहां से देखो k क्यू स्क्वायर बाहर निकाला मैंने, यहां पर k क्यू स्क्वायर बाहर निकाल दिया, एंड वहां पर बचा मेरे पास 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 भी बाहर निकाल दिया मैंने, 1 ट्वाइस k क्यू स्क्वायर, तो यहां से भी ट्वाइस k क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, तो यहां से माइनस बचा 1 अपॉन, अच्छा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर नहीं है, 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 5। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। ठीक है, साइन का ध्यान रखा है कि नहीं हमने रखा है, माइनस है तो ये वहां जाकर के नो 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 नो, गलती कर दिया, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, राइट, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब जो है, अब आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लो, जस्ट इनपुट द टर्म्स, k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, सो यू हैव गॉट 4 इज इक्वल टू ट्वाइस 9 इंटू 10 की पावर 9, सब ऐसा यूनिट में है। q के बारे में क्या बोल रखा है, कितना कूलम है ये, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, सो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमें सॉल्व करना है। व्हाट डू वी हैव, चलो अब तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, यू ट्राई टू मेक सम अंडरस्टैंडिंग, डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग। सो ये 2 से मैंने 2 काटा, एंड आई हैव 2 तो यहां रखा मैंने, 9 इंटू 10 की पावर 9, 5 5 25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10 इंटू ये पूरा टर्म। ठीक है, अब 10 की पावर 9, तो यहां से मेरे पास 10 की पावर माइनस 1 बचा, तो अब मेरे को यहां पर 10 की पावर माइनस 1, तो यहां 20 हो गया ये, और 9 इंटू 25 नीचे आ गया, तो आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस टर्म, आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस टर्म, और इसको मैं यहां लेकर आ गया हूं, बहुत बढ़िया। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहां लेकर आ जाओ। व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग, वी एंड अप गेटिंग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 4 5 जा, सॉरी 5 4 जा 5 5 जा, so we end up getting 4 upon 9 into 5। अब इसमें डिनोमिनेटर को मैच कर लो, तो यहां पर 9 मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से हमको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 9 माइनस 4 इज 5 अपॉन 9 इंटू 5, 5 5 कैंसिल हो गया, यहां से मुझे पता चल रहा है दैट देयरफॉर 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x square plus 3 square, so we end up getting square both sides। जब हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे हमें मिलेगा 81 is equal to x square plus 9, therefore x square is equal to 9 निकाल दिया तो 72, so x is equal to under root of 9 into 8 72, so 9 into 8 72 को मैं लिख सकता हूं 36 into 2 भी लिख सकते हैं, so x is equal to 6 आ जाएगा, यहां पर अंडर रूट 2 आ जाएगा। now that is the answer, 6 root 2 meter, and we got the solution which is absolutely correct, so that is the value in terms of meter। तो ये सवाल करने के बाद आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना, उसके आसपास के क्वेश्चंस करना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। आई एम गोइंग टू रेस्ट माय सेशन हियर इटसेल्फ, और इसके बाद असाइनमेंट्स में यू विल एंड अप सीइंग कपल ऑफ क्वेश्चंस, आई विल आल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू सम रीडिंग मटेरियल। यहां पर इतना ही पढ़ेंगे, अगले सेशन में यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है फॉर अ डिस्क्रीट सिस्टम, यानी पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्जेस, पहले 2 के लिए पढ़ा, फिर 2 से ज्यादा के लिए पढ़ा। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सॉलिड, हॉलो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, एंड विद दैट वी विल बी रीचिंग द एंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो दैट्स इट, you can take it forward। If you like the video, press the like button, press the subscribe button, and in case you want to give any feedback, comment kar do। You also have my WhatsApp number in the description, drop me a text, help me make a better video, and reach out to all the JEE and NEET aspirants who are currently aspiring to get into the amazing colleges in the country, right? Thank you so much, bye।